चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हम जो है प्रायद्वीप पठारों के बारे में पढ़ रहे थे और प्रायद्वीप पठारों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम प्रायद्वीप पठारों के बारे में कुछ और चीज़ों को जानेंगे, जिसका इसका विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है। प्रायद्वीप पठारों की भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे तथा इसका वर्गीकरण को देखेंगे और अन्य चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो कल का वीडियो में मैंने बताया था कि पठार क्या होते हैं। पठार एक सपाट, जिसकी सतह सपाट होती है, जिसका सतह सपाट होती है और ऊंचाई अधिकतम 4000 मीटर हो, उसको क्या हम जो है पठार कहते हैं। और जो दक्षिण भारत के जो पठार है, जो प्रायद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो ज्वालामुखी और अग्नि चट्टान, रूपांतरित चट्टानों की वजह से बनी है। गोंडवाना लाइन के टूटने की वजह से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। इन सभी चीजों के बारे में हम जो है कल विस्तार में पढ़े थे। अब आगे अन्य चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भारत का प्रायद्वीप पठार एक अनियमित, यानी नियमित नहीं है, अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला एक भूखंड है। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पठार है वह अनियमित है, यह नियमित नहीं है। त्रिभुजाकार आकार वाला प्रायद्वीपीय पठार एक भूखंड है। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कुछ इस तरीके की त्रिभुजा आकार का क्या एक भूखंड है, जो अनियमित नहीं है, अनियमित है, नियमित नहीं है। इसका जो है बारे में आप जानिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब जो है अब जो है इस प्रायद्वीप पठार के भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। इसका जो विस्तार है ये कहाँ पर है, कितने दूर तक इसका विस्तार है। देखिए, अगर विस्तार की अगर आप बात करें तो इसका भी विस्तार जो है कई सारे राज्यों में है, कई सारे क्षेत्रों में है। तो इसकी जो है विस्तार को हम देख लेते हैं। लेकिन विस्तार को देखने के पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि जो पठार होते हैं उनकी अधिकतम ऊंचाई 4000 मीटर तक होती है। ये तिब्बत का पठार अगर आप देखें तो उनकी ऊंचाई अधिकतम 4000 मीटर है, उससे अधिक नहीं है। और जो सतह उनकी होती है इस तरह से सपाट होती है, सपाट सतह होती है। जबकि भारत के जो उत्तरी भारत के जो हमारा दक्षिण का पठार है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पठारी क्षेत्र है, इनकी औसतन ऊंचाई 600 मीटर से लेके 900 मीटर तक इनकी अधिकतम ऊंचाई है। अब आइए इनके जो है भौगोलिक विस्तार को, भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं। तो आप देखने के पहले आप ये जानिए, इनका जो है उत्तर में जो इनका विस्तार है अरावली पर्वत, यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखलाएं मिलेंगी। अब सवाल होता है ये पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं। जैसे ये क्या है, ये आपका पर्वत है, ये जो है ये पर्वत है। पर्वतों की ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होती है और उनका जो शीर्ष होता है वो शंकु नुमा आकृति का होता है। कुछ शंकु नुमा बर्थडे बॉय की टोपी की तरह इनकी जो होती है ये आकृति होती है, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। उनकी ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होती है। इनको जो है हम पर्वत कहते हैं। लेकिन जब पर्वत आपको इस आकृति में दिख जाए, इस फॉर्मेट में दिख जाए, कुछ इस तरीके से मिल जाए, इसको जो है हम जो है पर्वत क्या श्रृंखलाएं कहेंगे। क्या हम इसको पर्वत श्रृंखलाएं कहेंगे। तो आप जो है मध्य प्रदेश और दिल्ली के क्षेत्र में यहाँ पर एक आपको पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती है। आपको एक पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है। मैं भारत का जरा एक रफ मैप बना दूं ताकि आप चीजें जो है आसानी से आपको समझ में आ सके। आप समझ, जैसे मान लीजिए भारत है, तो अगर ये भारत बहुत ज्यादा इधर मैप पे मत जाइएगा, आप समझिएगा यहाँ पर यहाँ पर क्या एक अरावली पर्वत श्रृंखला है और दिल्ली के पास, ठीक है। आपका यहाँ पर क्या मध्य प्रदेश क्षेत्र में यहाँ पर अरावली की एक पर्वत श्रृंखला है। पर्वत यह है, पर्वत श्रृंखला। जब पर्वत आपको इस आकृति में ऐसे दिख जाए तो इसको क्या हम पर्वत कहेंगे। अगर पठार है, अगर आपका प्रायद्वीपीय जो यदि हम पठार का पठार है जो दक्षिण है, जिसको मालवा का पठार कहते हैं, ये जो उत्तर में इसकी जो विस्तार है दिल्ली अरावली पर्वत क्या है विस्तार है। अरावली पर्वत दिल्ली में इसका जो है विस्तार है। जबकि अगर पूर्व की बात करें, यानी अगर पूर्व इस दिशा में इधर बात करें, पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में इसका जो विस्तार है राजमहल की पहाड़ियों पर, राजमहल की पहाड़ियों तो
राजमहल की क्या पहाड़ियों तो क्या इसका जो है विस्तार है। यानी अगर उत्तर दिशा में बात करें तो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है, जो आपका अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ तो क्या इसका जो है आपको विस्तार देखने को मिलेगा। पूर्व में यदि बात करें तो राजमहल की पहाड़ी, ये राजमहल की पहाड़ी है, पहाड़ियों का नाम है। तो राजमहल बस एक ऐसा कोई राजमहल है, कोई भवन ऐसा नहीं है, बस नाम है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों तो क्या पूर्व में यहाँ पर आपको देखने में पहाड़ियां मिलेगी, वहां तक इसका विस्तार है। जबकि अगर आप पश्चिम में देखें तो गिर पर्वत तक, पश्चिम में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको गिर पर्वत देखने को मिलेगा, गिर पर्वत आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक इसका विस्तार है। और अगर आप दक्षिण में देखें तो आपको कार्डमम की पहाड़ियां तक, यानी दक्षिण में आप देखें तो यहाँ पर आपको कार्डमम की पहाड़ियां आपको मिलेगी। क्या आपको कार्डमम की पहाड़ियां तक, आपको कार्डमम की पहाड़ियां तक क्या आपको जो है इस पठारी क्षेत्रों का आपको जो है विस्तार जो है आपको देखने को मिलेगा। आप इसको जो है ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। और एक बात बता दूं, आपका जो उत्तर पूर्व में शिलोंग कार्बी एलोंग के पठार था, यानी पश्चिम उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर बात करें, मैं इसको मिटा दूं दिल्ली को, अगर इस क्षेत्र में ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या एलोंग के या कार्बी एलोंग के पठार तक जो है आपको जो है पहाड़ियों तक जो है इसका जो है आपको भौगोलिक जो है विस्तार देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो भौगोलिक विस्तार कहाँ तक होगा आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको एक रफ मैप की वजह से, मैं रफ डायग्राम के से आपको जो है समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको इरेज कर दूं, अगर इसमें से आप किसी भी चीज़ को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और मैं एक अच्छे से मैप की मदद से मैं समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। और जो हमारे लाइव जो बच्चे जुड़े हुए हैं, उन लाइव बच्चे जो जुड़े हुए हैं, यदि उनको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। और मैं आप उन लोगों को बता दूं जो कक्षा 9वीं के जो हमारे यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास चलाई जाती है। अभी जो है हमारा भूगोल का जो सेकेंड चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप, ये पार्ट 5 हम पढ़ रहे थे। इसमें अब तक टोटल हमने 4 पार्ट को कंप्लीट करा दिया था, जिसमें आज हमारा 5वां पार्ट जो है चल रहा था। तो चलिए आज जो है हम इसको जो है आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो आप मैप से ऐसा समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए आपका जो है ये समझ लिया अपना, ये हमारा क्या भारत है। आप ऐसा मान लीजिए अपना जो है क्या हमारा जो है भारत है, आप ऐसा समझ लीजिए। मान लीजिए भारत है, अभी अगर भारत है हमारा, अगर ये हमारा भारत है तो यह इसका जो निर्माण है, इसका जो पठारी क्षेत्र, इसका जो पठारी क्षेत्र है, इसका इस तरह से क्या पठारी जो है आपका जो है, ये जो है आपका जो है कुछ इस तरीके से क्या आपका जो है पठारी क्षेत्र है। यानी जो आपका अगर पठारी क्षेत्र की बात करें तो ये आपका क्या पठारी पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र का मतलब समझते हैं ना, जब पठार है यहाँ पर, ये सारे क्षेत्र आपका क्या पठारी क्षेत्र है। यदि यहाँ पर अगर इसका विस्तार करें तो आपको यहाँ पर जो है अरावली पर्वतमाला आपको देखने को मिलेगा। मैं लिख दूं अरावली, अरावली, अरावली पर्वत माला देखने को मिलेगा। अगर आप पूर्व की बात करें, अगर इस पूर्व की अगर यहाँ पर बात करें, पूर्व की बात करें तो आपको जो है राजमहल की पहाड़ियां देखने को मिलेगा, राजमहल की पहाड़ियां, पहाड़ियां आप जो है इसको जो है मैप में, एटलस के मैप में आप देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएंगे, ठीक है। और जो है कार्डमम, कार्डमम यहाँ पे क्या ये जो है दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियां, पहाड़ियां, कार्डमम की पहाड़ियां। और जो है उत्तर पश्चिम की अगर इस साइड की अगर बात कर लें, उत्तर पश्चिम की अगर इस साइड की बात कर लें तो आपको जो है उत्तर पश्चिम में शिलोंग का, आपका जो है शिलोंग, शिलोंग या कार्बी एलोंग का आपको जो पठार देखने को मिलेगा। जबकि पूर्व की अगर बात करें, पूर्व की अगर बात करें, पूर्व की मैं इधर कर दूं, पूर्व की बात करें तो पूर्व में आपको जो है पूर्व की ये आपका हो गया। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपको गिर पहाड़ियां, पश्चिम में क्या आपका जो है गिर पहाड़ियां, आपको जो है यहाँ तक जो इसका विस्तार देखने को मिलेगा।
शिलोंग, कार्बी एलोंग का आपको जो है देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा समझने का प्रयास कीजिएगा, जो आपका पठारी क्षेत्र का जो भौगोलिक विस्तार है, यह अगर पर्वतों की मदद से समझने का प्रयास कीजिएगा तो यहाँ तक इसका जो है विस्तार है। अब मैं पर्वतों का मैंने क्यों जिक्र किया कि गिर पहाड़ियां है, शिलोंग कार्बी एलोंग का पठार है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, राजमहल की पहाड़ियां है, कार्डमम की पहाड़ियां, ऐसा मैंने क्यों कहा है? मैंने पहाड़ियों की वजह से आपको समझाने का क्यों प्रयास किया, क्योंकि ये जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां जो अपने दिशा में आरंभ या अंततः मानी जाती है। जैसे अगर आप पूर्व की बात करिए, यदि आप पूर्व के बढ़ जाएंगे पठारी क्षेत्र में, तो राजमहल की पहाड़ियां आपको, अंतिम पहाड़ियां आपको देखने मिलेगी। उसके बाद क्या आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा, समतल भूमि मिलेगा आपको, क्या कोई भी पर्वतमाला या कोई भी सॉरी पहाड़, कोई भी पहाड़ी या कोई भी पठार आपको देखने नहीं मिलेगा। कोई भी पठारी क्षेत्र, कोई भी पठारी भूखंड आपको देखने का नहीं मिलेगा। आपको एक समतल भूमि आपको देखने को मिलेगी। जबकि अगर आप दक्षिण में आ जाए तो कार्डरम की पहाड़ी जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आप जाएंगे तो आपको समतल भूमि आपको देखने को मिलेगी। ये अंतिम बिंदु है। जबकि पूर्व में की अगर बात करें, इधर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में ये जो आपका गिर पहाड़ियां हैं, और उत्तर पूर्व में शिलोंग, कार्बी एलोंग, ये जो पठार है, ये जो पहाड़ियां हैं, ये आपको अंतिम देखने को मिलेगी। तो उम्मीद कर पा रहा हूँ आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अब इसको जो है अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं मैप के थ्रू से तो आप ले सकते हैं। बस इस डायग्राम के जो चीजें हैं आप इसको जो है ध्यान में रखिएगा। और ये जो हमारे क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये तटवर्ती मैदान है। ये का तटवर्ती मैदान है। ये पूर्वी मैदान है, पूर्वी तटवर्ती मैदान है, जबकि ये पश्चिमी तटवर्ती मैदान है। अगला टॉपिक आपका यही है, इसके बारे में हम जो है विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, और जो कि मैं लाइव पढ़ाता हूँ। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो कमेंट करके बताएं। यदि कोई चीजें आपको ना समझ में आ रही हो तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये र है, आप इसको र मानिएगा, ठीक है, ये र है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज करने के बाद आगे जो है अन्य राज्यों के बारे में जानेंगे, उन राज्यों के बारे में जानेंगे जिन राज्यों में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। क्योंकि उन राज्यों का अगर हमें को नाम मालूम रहेगा तो बेहतर रहेगा हमारे लिए चीजों को आसानी से समझना, ठीक है। कि देखेंगे कितने राज्यों में क्या हमारा जो है पठारी क्षेत्र का विस्तार है, उसके बारे में भी क्या हम जो है संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो आइए उनके बारे में भी जान ले कि किन राज्यों में हमारा जो है पठारी विस्तार है। और आप लोग को मैं एक बात बता दूं कि जो ओमकार मौर्य क्लासेस है, इस पे आप लोग को पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, हैंड रिटेन नोट्स भी दिया जाता है, सब कुछ मैं देता हूँ। और यहाँ पर उन्हीं टॉपिकों के ऊपर बात की जाती है, उन्हीं टॉपिकों के ऊपर पढ़ाया जाता है जो पेपर के दृष्टिकोण से, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेकार की चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी, और जो भी चीजें बताई जाएंगी वो यूपी बोर्ड के आप 10वीं 9वीं या आगे चल के यदि भूगोल विषय पढ़ते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो क्लैरिटी है भूगोल को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, वो भूगोल ज्योग्राफी एक ही होता है, भाषा का अंतर है, उसको लेकर एक क्लैरिटी रहेगा, ताकि आप जो है चीजें समझ पाए, ताकि आगे चल के यदि आप भूगोल विषय का चयन करते हैं इंटर में या ग्रेजुएशन में, तो आपको किसी भी प्रकार की भारत के भौतिक स्वरूप को लेकर, भारत के भूगोल को लेकर आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक टीचर के उद्देश्य से, कि आपको जो भी मिले अच्छी चीजें मिली, अच्छी चीजें ही बताई जाए, कोई बेकार की चीजें ना हो, और आपको सभी चीजें समझ में आए, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। चलिए तो अब जान लेते हैं कि ये जो पठारी क्षेत्र है आखिर कितने क्षेत्रों में ये जो है हमारा फैला हुआ है। तो कुछ राज्यों में फैला हुआ है, मैं इसको मौखिक रूप से बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ कॉपी पेन लेकर उसको रिटर्न कीजिएगा, उसके लिखते हुए चलेगा, ताकि आप का भी जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, वो तैयार होता जाए। फिर जब बाद में आप उसको रिवीजन करें तो रिवीजन करने में आपके लिए आसानी हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना दे। तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ राज्य होंगे तो मैं उन राज्यों का नाम लिख दूं, प्रायद्वीपीय पठार का यानी लिख दूं पठार, प्रायद्वीपीय भारतीय लिख दूं, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार बहुत सारे राज्य में मैं लिख दूं। आपका राज्य पहला गुजरात,
आप नोट करते हुए इसको चलिएगा। दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तीसरा गोवा। और चौथे की अगर हम बात करें, आप नोट करते हुए चलिएगा, इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। आपका जो है गोवा, फिर कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक, और पांचवा तमिलनाडु, आपका छठवां केरल, केरल, सातवां तेलंगाना, तेलंगाना, अब आपका आठवां आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपके जो है ये राज्य कहीं ना कहीं आता है। उसके बाद आपका नवा राज्य ओडिशा, ओडिशा। इन राज्यों को आप जो है नोट करते हुए चलेगा। और 10वां जो आपका जो राज्य अंतिम और 10वां राज्य आता है वो आपका आता है पश्चिम बंगाल। यानी इन 10 राज्यों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार इन 10 राज्यों में है। आपको देखने को मिलेगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये केरल आपका, ठीक है, केरल, तेलंगाना, तेलंगाना, ये वो हो गया आपको तेलंगाना है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इन 10 राज्यों में जो है भारतीय प्रायद्वीप पठार का आपका विस्तार है। तो भौगोलिक विस्तार अगर आपको उस तरह से लिखना होगा तो लिख सकते हैं, इस तरह से लिखना हो तो लिख सकते हैं। आप इस पे चाहें तो एक प्रश्न लीजिए कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार से या भारतीय उपमहाद्वीप में प्रायद्वीपीय पठार से आप क्या समझते हैं। तो उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति को बता दें। भौगोलिक विस्तार को दो रूप से बता दें। एक भौगोलिक विस्तार ऐसे बता दें पर्वतों का प्रयोग करके, दूसरा राज्यों के नाम के आधार से आप बता दें राज्यों में इसका विस्तृत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ रही है। चलिए, ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ आता है। आप इसको जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के बहुत ही काम आती है। चलिए, ठीक है, और जैसा कि मैंने इसकी औसतन ऊंचाई आपको बता दिया कि 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक इसकी औसतन ऊंचाई है। और इसका दूसरा नाम दक्कन का पठार है। और भारतीय पठार, इसको जो है भारतीय प्रायद्वीप पठार को, ये जो हमारा पठारी क्षेत्र है इसको हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। इसको जो है हम दक्कन का पठार भी हम कहते हैं। इसको भी आप याद रखें। प्रायद्वीप पठार का निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने से हुआ है, जो कि मैंने कल के वीडियो लेक्चर में, कल के क्लास में मैंने जो है आप लोगों को बता दिया है। आगे देखिए, दक्कन का पठार एक लावा पठार का उदाहरण है। और जो दक्कन का जो पठार है ये क्या एक लावा पठार का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो भी पठारों की जो उत्पत्ति हुए ये लावा की वजह से हुए। पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आ गया, तो इसको जो है हम लावा कहेंगे। यह भी मैंने बता दिए। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। और समुद्रों की वजह से यदि आपको समझना हो तो आप ये जान लीजिएगा, ये जो है पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में लिख दूं, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्व में अरब सागर तक विस्तृत है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि ये जो है जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो पठार है पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से लेकर पूर्व में अरब सागर तक विस्तृत है। इसका विस्तार है, विस्तृत यानी विस्तार है। इस चीज को भी जो है आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरी हैंड राइटिंग है, जो मैं लिखवा रहा हूँ, मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रहा है। अब मैं इसको इरेज कर देना, और इरेज करने से पहले हमें जानेंगे जो प्रायद्वीप पठार होते हैं इन पठारों का महत्व क्या है, यानी इन पठारों का महत्व क्या है। देखिए, ये जो पठार है इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और महत्वपूर्ण कैसे होते हैं,
कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये जो पठार होते हैं ये आर्थिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। भले हमारे यहाँ की जो सतह है वो समतल नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपको लोग यहाँ के लोग को रहने के लिए, यहाँ के लोगों को कृषि के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन वर्तमान में जो पठारी क्षेत्र है, जैसे तिब्बत का पठार हो गया, दक्षिण भारत का जो हमारा साउथ इंडिया का जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो पठार हो गया, ये जो पठार है ये वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। भले यहाँ पर उतनी कृषि नहीं हो सकती जितना भारतीय मैदानों में होती है, भारतीय समतल जगह पर होती है, यानी भारतीय मैदानी क्षेत्र में इलाकों में होती है, लेकिन फिर भी ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही ज़्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत उपयोगी हैं। आप कहे ऐसा कैसे? देखिए, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो पठारी क्षेत्र हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश का है, इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हमको जो है खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सारी चीजें मिलते हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए कोयला, मैग्नीशियम, अन्य धातु खनिज चाहिए। और बड़े पैमाने पर जो जितने भी धातु हैं ये हमारे जो प्रायद्वीप पठार है, जो इन राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी अगर हम हमारा पंजाब ले लें, हरियाणा ले लें, हिमाचल प्रदेश ले लें, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम ले लें, यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा कोई धातु नहीं मिलता है। लेकिन इन राज्यों में, इन 10 राज्यों में हमको बड़े पैमाने पर आपको धातु मिलता है, कुछ ना कुछ धातु मिलता है, जो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए, देश के आर्थिक रूप के विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इन पठारों का वर्तमान संदर्भ में देखा जाए, वर्तमान के संदर्भ के दृष्टिकोण में देखा जाए, तो बहुत ही ज़्यादा ये जो होते हैं इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर महत्व लिखना होगा कि इन पठारों का क्या महत्व है, क्योंकि लोग कहने तो कह सकते हैं कि यहाँ की जमीन समतल नहीं है, हमारा तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ की जमीन तो इस तरह से समतल है, कोई खेती भी कर सकता है, कोई रह भी सकता है, कोई मंदिर मस्जिद कुछ भी बना सकता है। लेकिन भाई यहाँ की जमीन जो कि इस तरह से ऐसा है, ऐसा है, इस तरीके है, तो जहाँ ऊंचा है कोई रह रहा है, कोई नीचे रह रहा है, तो समस्या आती है। लेकिन इन पठारों में बहुत ज़्यादा आपको क्या खनिज मिलता है, इस वजह से इनका जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। इसलिए आर्थिक रूप से ये बहुत ज़्यादा, ये क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय, क्योंकि ये जो कि प्रायद्वीपीय पठार है तो इनके किनारे समुद्र लगता है। प्रायद्वीप का मतलब ही होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा भूखंड जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। और जैसा कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार मछली पालन और मछली पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग मछली पकड़ते हैं वो प्रायद्वीप पठार के पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात के इन सभी क्षेत्रों में 10 राज्यों में आसानी से कहीं भी मछली पकड़ सकते हैं। हालांकि आंध्र प्रदेश, हालांकि तेलंगाना तो बीच में आ जाता है हमारा, लेकिन तेलंगाना तो बीच में आ जाता है, लेकिन इन सभी राज्यों में लोग क्या मत्स्य पालन यानी मछली पालन तो कर नहीं सकते, करना चाहिए तो कर भी सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कि मछली अगर इनको चाहिए तो स्वाभाविक सी बात है, ये क्या है, समुद्र से मछली पाल सकते हैं। तो बहुत से लोगों की इस पठारी क्षेत्र में आर्थिक रूप से भी मजबूत होता है, लोगों की आजीविका पूरी हो जाती है, लोग इस पर निर्भर होते हैं। अब बहुत से ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनकी जीविका इसी समुद्र की वजह से, ऐसी पठारी संरचना होने से इनका जीवन निर्वाह हो जाता है। इसके साथ साथ मछली पर, इसके साथ साथ व्यापार हो गया, पर्यटन हो गया, इत्यादि के लिए भी आर्थिक रूप से जो आपके पठारी क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं व्यापार, क्योंकि ये जो पठारी क्षेत्र है यहाँ बीच बीच में कहीं टूटा फूटा है, कहीं बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा टूटने फूटने की वजह से बहुत सारे बंदरगाह बने, कुछ प्राकृतिक बंदरगाह है, कुछ तो मानव निर्मित बंदरगाह है। इन बंदरगाहों की वजह से, बंदरगाह का मतलब बंदर मत समझिएगा, बंदरगाह, बंदरगाह का मतलब बंदर नहीं, बंदरगाह का मतलब वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर पानी के जहाज आके रुकते हैं, सामान उतरते हैं और सामान लाते हैं, उनको हम बंदरगाह हम जो है कहते हैं। तो ये जो बंदरगाह होते हैं, इन्हीं बंदरगाहों की वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बंदरगाह हैं जो इस समुद्री क्षेत्रों पे क्या लगे हुए हैं। और गुजरात का बंदरगाह, महाराष्ट्र का बंदरगाह इतने इंपॉर्टेंट है कि पूरे भारत का जो व्यापार होता है ये गुजरात और बंदरगाह के व्यापार, बंदरगाह से ही होता है। और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। आर्थिक रूप से इंपॉर्टेंट तभी हो गए कि जब पठार नहीं होता तो कैसे समुद्री मात्रा से व्यापार होता है, क्योंकि प्रायद्वीप का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, तीनों ओर से जो कि समुद्र से इसका हिस्सा लगा हुआ है, तीन समुद्र से लगा हुआ, इसलिए हम पूरे दुनिया के साथ बहुत ही आसानी से
हम व्यापार कर लेते हैं, आयात निर्यात हम कर लेते हैं, तो व्यापार के लिए भी बहुत ज्यादा क्या इन पठार के ये पठारी क्षेत्र बहुत ज्यादा उपयोगी है। उसके साथ साथ पर्यटन, बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में पर्यटन के लिए भी आते हैं, तो पर्यटन के लिए भी उपयोग है। मछली पकड़ना, मछली पकड़ना इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लस इसके साथ साथ 1 नंबर, 2 नंबर लिख दूं, 3 नंबर, 3 पॉइंट हो गया। मछली पकड़ने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चौथा आपका जो इम्पोर्टेंट है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, वह है खनिज संसाधन के लिए। खनिज संसाधन की प्रचुरता, ठीक है, खनिज संसाधन की भी इसमें प्रचुरता होता है, इसलिए प्रायद्वीप पठार आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि जमीन तो समतल नहीं है तो कृषि नहीं हो सकती, लोग अच्छे से रह नहीं सकते हैं या जनसंख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये भी प्रायद्वीप पठारों का भी अपना एक योगदान है देश के विकास में आर्थिक रूप से। अगर इन पे कोई, अगर आपसे इनका कोई महत्व पूछे तो आप महत्व को भी बता सकते हैं। और आगे देखिए, प्रायद्वीप पठार धरातल का वो भूखंड है जो जल से तीनों ओर से घिरा होता है, और मैंने इसको जो है बता दिया। और एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, और एक ओर से जो आपका मुख्य भूमि है या आपका उत्तर भारत का मैदान है उसे ये जो है जुड़ा हुआ, वो प्रायद्वीपी कहलाता है, वो प्रायद्वीप कहलाता है। पुराने क्रिस्टल अग्नि तथा रूपांतरित शैलों से बना, और ये पुराने क्रिस्टल अग्नि तथा रूपांतरित का शैलों से ये बना हुआ, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, प्राचीनतम भाग, और ये जो है प्रायद्वीपीय जो पठार है ये ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम भाग है, प्राचीनतम क्षेत्र। अब देखिए, चौड़ी तथा छिछली घाटियां ऐसे गोलाकार पहाड़ियां हैं, चौड़ी तथा छिछली घाटियां, जैसे चौड़ी घाटियां कुछ है, कुछ छिछली घाटियां भी है, जो इस पठारी क्षेत्र को और भी बेहद आकर्षण, सुंदर और प्राकृतिक रूप से इसको बनाती हैं। अब जरा देखिए, इसके 2 प्रकार है। अब जो है आप ये जानिए, जो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके 2 भाग हैं। ये 2 भाग कौन से हैं उसको बताने से पहले ये पहले पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथे पॉइंट को जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा। और मैं कहूँगा बार बार आप लोगों से कॉपी पेन लेकर बैठिए, और इसे जो भी चीजें मैं लिखवाता हूँ आप इसको नोट करते हुए, इससे मेरे साथ नोट करते रहेंगे। देखिए, आप नोट करते रहेंगे फिर तो भी उतना समय लगेगा, नहीं नोट करेंगे बाद में नोट करेंगे तो आपको डबल समय लगेगा। नोट कर लेंगे तो आप इसको आसानी से जो है इसको रिवीजन कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, आपको जो है किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर बाद में क्या आप भी परेशान होंगे, तो परेशान ना हो इस वजह से आप जो है इसको जो है याद कर सकते हैं, आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। नोट करने से चीजें बहुत ज्यादा क्लियर रहती हैं, बहुत ज्यादा चीजें जो क्या याद रहती हैं, तो इसको जो है विशेष रूप से आप जो है ध्यान दीजिएगा। अब चलिए जो है वीडियो में हम जो है अपने क्लास के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं इसके जो होते हैं इसके 2 भाग होते हैं। कौन सा, एक मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। तो प्रायद्वीप पठार के 2 भाग मैं लिख दूं, प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार। तो मध्य उच्च भूमि लिख दूं, मध्य उच्च भूमि। उम्मीद करूंगा कि मेरी जो हैंडराइटिंग है आप लोगों को समझ में आ रही होगी, यदि ना समझ आए तो कमेंट करके बताइएगा। दूसरा दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार। अब इस 2 भागों में बांटा जाता है। अब जानते हैं दक्कन का पठार क्या होता है, मध्य उच्च भूमि का। तो सबसे पहले मध्य उच्च भूमि को हम जो है जानने का प्रयास करते हैं। आप इसको भी प्रायद्वीप पठार, अब ऐसे करके 2 भाग में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में ना ये बहुत ज्यादा आपके लिए रिवीजन करने में, याद करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा याद करें तो याद होगा, लेकिन से याद करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के 2 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा बहुत है। आप मैं बना कैसे कॉपी में भी लिख देंगे जहां आपने पढ़ा हाँ प्रायद्वीप पठार, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। ये पेपर में अगर ऐसा डायग्राम बना के भी लिख दिए तो एग्जामिनर जो है ना आपको बहुत अच्छा नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगा कि बच्चे ने सही लिखा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो अपने कॉपी को भी अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, ये सब फायदे हैं। तो देखिए, आप जानते हैं मध्य उच्च भूमि का पठार क्या है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वो भाग जो कि मालवा के पठार से अधिकतर
भागों में फैला है। नर्मदा नदी के उत्तर में, जैसे आपका जो है भारत है, अगर आप देख लो, ये जैसे मान लीजिए भारत है आपका, ये भारत है, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, तो इसके उत्तर में वो भाग जो वो प्रायद्वीपीय पठार का वो भाग जो मालवा के पठार से अधिकतर भागों में फैला हुआ है, ये जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत तक आता है। इतना इलाका जो है प्रायद्वीपीय, जैसे आप ना समझ पाते सर, जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये साउथ इंडिया का ये पार्ट है, ठीक है, तो ये वाला जो इतना हिस्सा होता है, ये वाला जो इतना हिस्सा होता है, ये वाला जो इतना हिस्सा है, ये आपका मध्य उच्च भूमि है। ये वाला जितना हिस्सा है ये आपका दक्कन का पठार है। आप ऐसा समझने का जो है आप जो है प्रयास कीजिएगा। अब जो है दक्कन का पठार क्या होता है इसके बारे में जान ले। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में राजस्थान से बलुई तथा पथरीले मोस्तर से मिलती है। यानी ये जो हमारा होता है, यानी ये जो होता है आपका, ये आपका हो गया, तो ये जो क्षेत्र हो गया ना, ये वाला क्षेत्र, ये जो आपका है दक्कन का जो पठार आपको विशेष रूप से आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। तो दो भाग में बांटते हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इसको जो है हम जो है दो भागों में जो कि है इसको जो है बांटते हैं। इस बात को जो है आप ध्यान दीजिएगा। तो प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में हम जो है बांटते हैं। अब इसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियाँ, अब यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जान लीजिए। कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जान लीजिए। कुछ प्रमुख नदियाँ है चंबल है, सिंध है, बेतवा है। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ है चंबल, सिंध और बेतवा है और केन है। यानी दक्कन पठार की कुछ नदियाँ हैं, यानी चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। ये जो है दक्कन भारत की कुछ नदियां हैं। अब मध्य उच्च भूमि के बारे में एक विस्तार से जानकारी ले लीजिए। देखिए ये जो है चौड़ी लेकिन पश्चिम पूर्व में संकीर्ण है। यानी ये जो है मध्य उच्च भूमि जो है, ये आपका जो मध्य उच्च भूमि है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये मध्य उच्च भूमि, ये जो है चौड़ी और ऊंची है। यानी इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, यानी ऊंचाई भी ज्यादा है और चौड़ी भी है। लेकिन क्या, ये जो पश्चिम का जो इलाका है और जो पूर्व का इलाका है ये संकीर्ण है, यानी बहुत पतली है। यानी यहाँ पर जो क्या है बहुत ही पतली है। इसको भी आप जो है जान जाए। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी इसका जो स्थानीय यहाँ पर विस्तार है, यहाँ पर पठारी विस्तार को बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यानी इसका जो है मध्य उच्च भूमि को क्यों बता दिखाऊं। जैसे मान लिया मध्य उच्च भूमि है, तो इसका जो विस्तार है, इसका जो स्थानीय विस्तार है, इसके स्थानीय विस्तार को, स्थानीय पठारी विस्तार है, उसको बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप जो है ध्यान दीजिएगा। इसके पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपोहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। और इसके पूर्व के विस्तार को, यानी जो इसका पूर्व का जो विस्तार है, ये जो पूर्व का जो विस्तार है, इसका जो पूर्व का जो विस्तार है, ये जो पूर्व का जो विस्तार है, इसके पूर्व को विस्तार को छोटा नागपुर के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि मध्य यानी प्रायद्वीपीय जो पठार की जो मध्य उच्च भूमि है, जो दक्कन का पठार है, इसके बारे में आप समझ पा रहे होंगे, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए, ये चीजें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। अगर इसमें भी कोई चीज को अगर आप नोट करना चाहते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप जो है इसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दक्कन का जो पठार, उसके जो नदियां हैं, उसके बारे में जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिए। ये जो चीजें हैं आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज के सेशन में प्रायद्वीपीय पठार को हम कंप्लीट कर दिए हैं। ये सेशन जो चैप्टर है ये आपका जो है समाप्त हो गया। अब कल के वीडियो लेक्चर में हम जो है तटवर्ती, यानी जो भारत है हमारा, इसका ये जो तटवर्ती जो मैदान है, इस मैदानी इलाकों को हम जानने का, इस मैदानी इलाकों को हम जो है जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करूंगा कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ें ना समझ में आया हो, जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा तो कमेंट में भी आप लिख कर कुछ कर सकते हैं। और
डेली शाम 6 बजे लाइव क्लास चलाई जाती है। इस समय मैं लाइव था मतलब लाइव हूँ। आप अपने जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी से अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।